इसे आप आर्टिकल 27 का उल्लंघन नहीं कहेंगे? आर्टिकल 27 क्या है? हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। आप तैयारी कर रहे हैं, आप बेरोजगार हैं, आप नौकरी पा चुके हैं, आप पेरेंट्स बन चुके हैं, आप अगर भारतीय हैं तो आपको सौगात है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। आपको कुछ नई जानकारी मिलेगी। अगर आप भारत में रह रहे हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा और आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा कि क्या होना चाहिए। मैं एक ना यहाँ पर डिबेट कर रहा हूँ, ना ही एक टीचर हूँ। मैं इस वीडियो में एक एनालाइजर के तौर पर खुद को रख रहा हूँ कि इसकी डार्क साइड और ब्राइट साइड क्या हो सकती है। आज का मुद्दा हमारा आप लोग थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे। वक्फ बोर्ड के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। आपको नॉलेज होनी चाहिए अगर आप भारत में रह रहे हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो कितनी ताकत है वक्फ बोर्ड के पास, क्यों इसकी संपत्तियां आए दिन पर होता रहता है इन पर विवाद, क्यों आजकल भारत में हिंदू मुस्लिम एकता नहीं हो पा रही है, उनके बीच में विवाद होना स्टार्ट हो रहा है। इस वीडियो में A to Z संपूर्ण जानकारी आपको वक्फ बोर्ड के बारे में मिलेगी। ये पैदा कब हुआ, अब करंट टाइम में इसकी क्या पोजीशन है और करंट मुद्दे भी इसके आपको बताए जाएंगे। क्या संपत्तियां हैं इसके पास, क्या सारी चीज़ें हैं इसके पास। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और साथ दीजिएगा हमारा। सबसे पहले आपको एक बात बताते हैं कि वक्फ जो है दो तरह के होते हैं, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। ठीक है, चलिए आपको लिखित रूप में मैं समझाता हूँ। लिखित रूप में मैंने इसलिए लिख रखा है ताकि कहीं पर भी त्रुटि ना हो, क्योंकि ऐसे मामलों में डिबेट होने की ज़्यादा संभावना रहती है। इसलिए मैं ऑफिशियल जानकारी लेकर आया हूँ, उसके साथ में स्टार्ट करते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद वक्फ बोर्ड की बयानबाजी तेज हो गई। कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो राज्य में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सफी शादी ने कहा कि जहां इस जीत के बाद कहा कि मुस्लिम समुदाय का एक उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए और 5 मुस्लिम विधायकों को खास विभाग दिया जाना चाहिए। वहीं गुलबर्गा के वक्फ जिला अध्यक्ष सैयद हबीब सरमस्त का एक बयान वायरल हुआ। मुसलमानों को किसी भी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, उनके पास गुलबर्गा में ही इतनी 27,000 एकड़ से ज़्यादा वक्फ की ज़मीन है, इससे वो हुकूमत को तक कर्जा दे सकते हैं। यहीं पर दो आपने अपोजिट बातें देख ली। अब हम बात करते हैं क्या है वक्फ बोर्ड, क्या चीज़ है, इसके बूते इतने बड़े दावे क्यों होते जा रहे हैं, इसका काम क्या है। इसके सदस्य राज्य में जीतने वाली कांग्रेस को कह रहे हैं कि सरकार में उनके डिप्टी सीएम चुने, या डिप्टी सीएम मतलब उप मुख्यमंत्री, इनके पास कितनी संपत्ति है जो हुकूमत को कर्जा देने की खुलेआम बात कर रहे हैं। ये चीज़ें मैंने स्वयं लिखी हैं आपको समझाने के लिए। आखिर क्यों ऐसा कहा गुलबर्गा के अध्यक्ष सैयद हबीब सरमस्त ने। तो आइए इस वक्फ बोर्ड के बारे में सारी जानकारी लेते हैं और आपको बताते हैं कि लोकतांत्रिक में मजहब के नाम पर शुरू संस्था का प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि आज ये धीरे धीरे तीसरी सबसे बड़ी जमींदार बन गया है। तीसरी किसके बाद? रेल के पास सबसे ज़्यादा आपकी ज़मीन है, उसके बाद में सैन्य विभाग डिफेंस के बाद में वक्फ का जो है 3rd रैंक रहता है भारत में, इसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है। वक्फ बोर्ड क्या होता है? वक्फ बोर्ड वो संस्था है जो अल्लाह के नाम पर दान में दी गई संपत्ति का रखरखाव करता है। ठीक है, जैसे इस्लाम मजहब बनाने वाले जब अपनी कंपनी किसी चल या अचल संपत्ति को जकात में, जकात क्या होता है? अपनी संपत्ति का एक हिस्सा दान में करना, जकात आपने पढ़ रखा होगा। तो वो संपत्ति सभी हिस्से वक्फ कहलाती है। जकात में दिए जाने वक्त के बाद इस संपत्ति पर किसी का मालिकाना हक नहीं रहता है, अल्लाह की संपत्ति से माना जाता है। इसकी देखरेख वक्फ बोर्ड करता है। ये संस्थान उस संपत्ति से जुड़े सारे कानूनी कामों को संभालता है, उसे किराए पर दे सकता है, बेच नहीं सकता है। एक बार कोई व्यक्ति अगर वक्फ को ज़मीन दे सकता है तो उसको वापस नहीं ले सकता है, वक्फ चाहे उसे वैसे इस्तेमाल करे। ये पॉइंट आप समझिएगा, ये हाईलाइटेड पॉइंट है, आप वापस नहीं ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं आज़ाद भारत में आखिर कैसे हुई वक्फ की शुरुआत। ये मैंने एक तस्वीर लगाई है, इस तस्वीर को निगेटिवली मत लेना, लेकिन इनकी पता नहीं क्यों ऐसी ही तस्वीरें ज़्यादा मिलती हैं गूगल पर, क्या कर सकते हैं। आज़ादी के बाद वक्फ एक्ट 1954 में नेहरू सरकार लेकर आई और साल 1995 में कुछ संशोधन हुए। यहाँ पर मैं मेंशन करना भूल गया हूँ, 2013 में भी अभी एक लेटेस्ट संशोधन हुआ है और उसके बाद में इन संशोधनों के बाद में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्ड के गठन की अनुमति दी गई। ऐसे बदलाव जिन पर अक्सर विवाद होता रहता है। इतने से आप समझ चुके होंगे कि आखिर वक्फ बोर्ड कैसे शुरू हुआ। अब हम आपको वक्फ बोर्ड की जानकारी देते हैं ताकि आपको कहीं पर भी डिबेट का मौका मिले तो आप चूके ना।
सेंट्रल वक्फ काउंसिल क्या करता है? ये वक्फ बोर्ड की देखरेख करता है। ये इसकी स्थापना 1954 के 10 साल बाद 1964 में भारत सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम के तहत किया गया। केंद्रीय वक्फ अधिनियम 1954 की धारा 9 के 1 के प्रावधान के तहत स्थापित राज्य वक्फ बोर्ड के तहत काम की देखरेख करता है। मतलब एक धारा इनके लिए जो है कानूनन नियम दे दिया गया कि आप जो है हर अलग अलग राज्यों में वक्फ बोर्ड की स्थापना करिए और वक्फ की ज़मीनों की देखरेख करिए। पर शुरुआत में जैसे कि हम जातिवाद को भी अपने समझते हैं कि पहले जातिवाद जो थी कार्य पर आधारित थी, अब जो है जन्म पर आधारित हो गई है। तो शुरुआत में इसे भी इस हिसाब से बनाया गया था। नेहरू जी की ऐसी कोई गलती मैं नहीं दे रहा हूँ, इस हिसाब से बनाया गया था कि ये जो है चैरिटेबल काम करेगा। उस समय अल्पसंख्यक मुसलमानों की स्थिति भी दयनीय थी, तो इसलिए ये बनाया गया था। लेकिन करंट में इसकी क्या पोजीशन है, इसे देखने के लिए आप आगे जरूर बने रहे हैं। करंट में इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है या सही इस्तेमाल हो रहा है, इसे देखने के लिए आपको वीडियो के अंत तक रुकना पड़ेगा। देश भर में कितने वक्फ बोर्ड हैं? 32 स्टेट बोर्ड हैं और एक सेंट्रल काउंसिल बोर्ड है। ठीक है, हर राज्य के अलग अलग वक्फ बोर्ड होते हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। वक्फ में कौन कौन शामिल होता है, तो इसे पढ़ने के लिए आप सीधा समझ सकते हैं। वक्फ का एमपी, विधायक, सभी जितने भी होते हैं A to Z, टाउन प्लानर, सब मुस्लिम होते हैं। इसके अलावा एक लोकल लेवल का मुतब्बली होता है। मुतब्बली क्या होता है? जो ट्रस्टी टाइप का, एक मान लीजिए ट्रस्टी होता है जो देख रेख करता है। अब ये हाईलाइटेड पॉइंट मैंने लिख रखा है, हाईलाइट कर रखा है, इसे आप पढ़िए और याद करिए। ये जरूरी चीज़ें हैं, युवा हैं आप आज के, समझिए बातों को। वक्फ के पास कितनी संपत्ति है? पिछले दिनों आई खबरें, वक्फ बोर्ड रेल और सेना के बाद में देश का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार बनता जा रहा है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। वक्फ बोर्ड अल्पसंख्यक मंत्रालय के अनुसार वक्फ बोर्ड के पास पूरे देश भर में 8,65,646 संपत्तियां पंजीकृत हैं। ये संपत्ति कम होती है? आप बताइए। इसमें 80,000 से ज़्यादा संपत्ति वक्फ के पास केवल बंगाल में ही है। क्या बंगाल में ऐसा ज़्यादा क्यों है? इसका कारण कमेंट करिएगा। आप लोग समझ रहे हैं बातों को, लेकिन मैं एक एनालाइजर हूँ, यहाँ पर मैं बात बता नहीं सकता खुलकर आखिर बंगाल में ही ऐसा क्यों है। अगर आप सच में नॉलेज रखते होंगे राजनीति की और किताबों के साथ आप जुड़े होंगे तो आप ये बात बता देंगे। इसके बाद पंजाब में वक्फ बोर्ड के पास 70,994 और तमिलनाडु और कर्नाटक में आप संपत्ति देख ही सकते हैं, लगभग 65,000 और 61,000 के आसपास है। देश के अन्य राज्यों में भी इसमें संस्थान में काफ़ी बड़ी संपत्ति है। यूपी भी इसमें कम नहीं है। यूपी के पास आप जानते हैं सर्वाधिक हैं इस समय। अब उसके बाद कैसे काम करता है वक्फ बोर्ड, इमेजेस मैंने लगा रखे ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। यहाँ पर आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप अगर चाहते हैं बिल्कुल एकदम हाई एडिटेड वीडियो मिले तो इतने छोटे चैनल पर मैं अभी शायद प्रोवाइड नहीं करा सकता, लेकिन जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और जेन्युइन कैंडिडेट और जेन्युइन टीचर, जेन्युइन एनालाइजर आपको मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा, इसके बाद में आप बात करते हैं कि वक्फ के पास इतनी संपत्ति है। फिर उसके बाद में एक इसके ऊपर केस हुआ था, वक्फ के ऊपर केस हुआ था। तो केस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दावा पेश किया था कि ऐसा क्यों हुआ है लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक देश में ऐसा भेदभाव क्यों होना चाहिए था। तो सेंट्रल मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि किसी का व्यक्तिगत, किसी का आपके याचिकाकर्ता का व्यक्तिगत इसमें कोई भी हानि नहीं हुई है, इसलिए इसे लटका दिया गया, इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने हालांकि ये भी कहा कि वक्फ में 1995 के जरिए वक्फ में असीमित शक्तियाँ दे दी गई। उन्हें यह अधिकार दे दिया गया कि उनके सब धार्मिक संपत्तियों से जुड़े मामले ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाएंगे। ट्रिब्यूनल कोर्ट मतलब उनके कोर्ट में, सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। वो सवाल करते हैं कि देश में इतनी ट्रिब्यूनल कोर्ट नहीं है, ऐसे में अगर वक्फ जाकर किसी की संपत्ति का कोई दावा ठोकता, वक्फ मान लीजिए आपकी संपत्ति हड़प ले, कह दे कि इस पर वक्फ का अधिकार है, तो लोगों को दर दर भटकना पड़ता है। उसकी सुनवाई आप सिविल कोर्ट में कर नहीं सकते। और अगर किसी और धर्म के में अगर ऐसा हो रहा है, कोई अगर संपत्ति आपको कह दे कि यहाँ पर गुरुद्वारा बनना है, यहाँ पर मंदिर बनना है, आप अपने जज के पास जा सकते हैं, कोर्ट कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। लेकिन वक्फ ने अगर कह दिया आप नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट भी मतलब आपके लिए नहीं कर सकता है कुछ। ये चीज़ें आप समझिए, वक्फ को इतने अधिकार दिए गए हैं। वक्फ ने अगर कह दिया कि ये संपत्ति हमारी है, तो ये संपत्ति हमारी है, आप उस पर अपील कर सकते हैं। ये सामने मैंने बात लिख रखी है, आप इस बात को गहराई से समझिए कि इससे हानि क्या हो सकती है हमारे देश को। लोकतांत्रिक देश में वक्फ के मायने अब आप समझिए। यह भेदभाव नहीं तो क्या है
किसी भी अन्य धर्म की संपत्ति से जुड़े मामलों पर सिविल कोर्ट सुनवाई कर लेता है, जबकि किसी वक्फ की संपत्ति का विवाद हो तो केवल ट्रिब्यूनल कोर्ट में सुनवाई की जाती है। यानी अगर वक्फ कभी कहता है गैर इस्लामी शख्स की जमीन उसके हिस्से में आती है, मतलब आपका घर है, वक्फ कहता है कि आपकी जमीन उसके हिस्से में आती है, तो उस व्यक्ति को ट्रिब्यूनल कोर्ट में शिकायत करनी पड़ेगी। और इन कोर्टों की संख्या मात्र कितनी है देश भर में? 14। मान लीजिए आपके राज्य में नहीं है वो कोर्ट, दौड़ते दौड़ते वो पैरागॉन की चप्पल का प्रचार आता ना, वो भी घिस जाएंगी। वहीं अगर विवाद किसी अन्य धर्म से जुड़ा हो तो सिविल कोर्ट में आप जा सकते हैं। भाई ये भेदभाव नहीं तो क्या है? इसे आप आर्टिकल 27 का उल्लंघन नहीं कहेंगे। आर्टिकल 27 क्या है? आप पढ़े लिखे हैं, बताना आर्टिकल 27 क्या है। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें मेंशन नहीं करी हैं, तब भी मैंने बहुत मैटर मेंशन किया ताकि आप पढ़ें। कुछ चीज़ें आप मेरे मुंह के द्वारा सुनिए, जो मैं बोल रहा हूँ कानों से सुनिए। आर्टिकल 27 का उल्लंघन नहीं है तो क्या है ये बताइए। उसके बाद में तो बड़े आराम से सिविल कोर्ट में मामला सुना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भले ही वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका खारिज कर दी गई, ये याचिका अश्विनी उपाध्याय जी ने डाली थी, लेकिन उठाए गए सवाल गलत नहीं थे। ये मेरी बातें हैं और आप ध्यान से समझिएगा इन बातों को। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में मजहबी आधार पर ऐसे बोर्ड और कानून बनाना कहाँ उचित है। पिछले ही दिनों में ये खबर आई थी कि एक पूरे गांव पर वक्फ ने अपना अधिकार बता दिया, जबकि लोग उस पर सालों से रह रहे हैं। जमीन पर मंदिर भी है। मैं ये नहीं कह रहा मंदिर की जमीन वक्फ ने ले ली, लेकिन उन गांव वालों का क्या दोष था? अगर वक्फ सच में चैरिटेबल कामों के लिए बना है तो उसे चैरिटी करनी चाहिए। ये जमीन वक्फ के हिस्से में आती है, अच्छा जमीन लेकर आप चैरिटी करेंगे और जमीन छीन कर आप पहले जो है अन्याय करेंगे, तो आप अन्याय ही ऐसा क्यों करें कि आपको चैरिटी करनी पड़े? ये बात समझिए। आप तो वहां पर ऑर्डर दिखाओ कि ये गांव वक्फ की जमीन पर आती है, उन्हें उनकी असलियत बता दो, चलो ठीक है, उसके बाद में वहीं को दान दे दो। चलिए आप लोग रहिए, गांव वाले हैं आप लोग, इतनी जमीन है वक्फ के पास में, क्या ऐसे ही अगर ये हड़पता रहा तो क्या आपकी ज़मीन बचेगी? जो बड़े बड़े लोग सुन रहे हैं जिनके पास खेती अच्छी खासी, क्या आपकी ज़मीन बचेगी आने वाले समय में? आप क्या सोच रहे हैं कि 2040 में जब आपकी शादी हो जाएगी, मतलब शादी पहले हो जाएगी, जब आप बड़े हो जाएंगे, आप एक एजेड पर्सन के रूप में होंगे, तब आपके ऊपर भी दावा बोला जा सकता है? अभी साउथ में ये दिल्ली में 300 मकान खाली करा दिए गए। आप करंट से जुड़े रहिए, दिल्ली में 300 मकान खाली करा दिए गए हैं, मुझे पता है। इन बातों पर बहुत चर्चा करने का विषय है, तो बहुत लंबी चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इतनी चर्चा बहुत है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको वही बात मैं कहूँगा, भारत माता की सौगात है, आपको ये वीडियो शेयर करनी है। अधिक से अधिक लाइक करो या डिसलाइक करो, वो मानसिकता आपकी है, लेकिन वीडियो शेयर करनी है ताकि डिसलाइक भी मुझे ज़्यादा मिले, और अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक भी मुझे ज़्यादा मिले। और ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, कोई भी अपने छोटे चैनल पर जो है नुकसान नहीं देखना चाहता है, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो बात गलत है वो गलत है, सरासर गलत है। वक्फ होना चाहिए, चलिए ठीक है, लेकिन चैरिटी के लिए होना चाहिए, ना कि ये जो अन्याय हो रहा है। ये तो एक रूप से कह सकते हैं कि शोषण हो रहा है, और जो कि कैसा संविधान है, बाबा साहब ने संविधान लिखा कि ये संविधान लिख कर गए थे बाबा साहब, ये तो नहीं है। संशोधन कर कर ऐसा उसकी मतलब हत्या कर दी है बिल्कुल संविधान की। आप बताइएगा इसके बारे में।